बताने के लिए आज हमारे साथ ट्रेड बुल सिक्योरिटीज के भाविक पटेल जुड़ चुके हैं। भाविक जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। और सबसे पहले कच्चे तेल की ही बात करेंगे। काफी उबाल यहां पर दिखा है, आज भी $80 पर बैरल के पार ट्रेड करता हुआ। कच्चे तेल पर आपकी क्या रणनीति होगी? भाविक, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? कच्चे तेल पर आपका नजरिया जानना चाहेंगे। ठीक है, थोड़ी ही देर में अब फिर से संपर्क करेंगे, लेकिन भाविक पटेल ने अपने पिक्स अब हम तक जरूर भेजे हैं कमोडिटी मार्केट पर। सबसे पहले सोने पर उन्होंने खरीदारी की राय दी है। हाल फिलहाल में काफी वॉलेटिलिटी प्रेशियस मेटल्स मार्केट में दिखी है। सोने पर खरीदारी की राय, 79,100 का लक्ष्य, 78,300 का स्टॉप लॉस बनाने की सलाह। चांदी पर बिकवाली की राय, 90,900 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं और 92,300 का स्टॉप लॉस बनाने की सलाह यहां पर दी है। कच्चे तेल जिस पर हम सवाल पूछ रहे थे, यहां पर बिकवाली की राय, जहां पर 6750 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं और 6,900 का स्टॉप लॉस बनाने की सलाह। नेचुरल गैस पर भी खरीदारी की राय है। और बेस मेटल्स की बात करें तो यहां पर कॉपर में बिकवाली की राय रखी है। 830 तक के लक्ष्य नजर आ सकते हैं और 840 का स्टॉप लॉस बनाने की सलाह। तो ये ट्रेड बुल सिक्योरिटीज के भाविक पटेल का नजरिया। सोने पर खरीदारी की राय, चांदी पर बिकवाली की राय, कॉपर बेस मेटल से यहां पर भी बिकवाली की राय दी है और क्रूड पर बिकवाली की राय, लेकिन नेचुरल गैस पर खरीदारी की राय। इतना ही इसके अलावा एफआईआईज और डीआईआईज के आंकड़े किस तरह के रहे, सबसे पहले उस पर नजर डाल लेते हैं। एफआईआईज ने 11वें दिन लगातार शुक्रवार को बिकवाली की। कैश मार्केट में करीब 3,320 करोड़ की, वही डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने करीब 2,600 करोड़ की खरीदारी की। इंडेक्स फ्यूचर्स में 2,400 करोड़ की बिकवाली दिखी। इंडेक्स ऑप्शंस में करीब 14,000 करोड़ की बिकवाली। स्टॉक फ्यूचर्स में 850 करोड़ की बिकवाली, वही स्टॉक ऑप्शंस में भी करीब 850 करोड़ की बिकवाली शुक्रवार के सत्र में दिखी। लेकिन अभी जैसे अभिषेक बता रहे थे, एफआईआईज की बिकवाली का ट्रेंड अभी भी कंटिन्यू होता हुआ नजर आया और शुक्रवार को भी 11वें दिन लगातार फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने बिकवाली की। लेकिन शुक्रवार और पिछले हफ्ते की सुस्ती के बाद इस हफ्ते कौन से लेवल्स पर आपको नजर रखनी चाहिए, किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए? ग्लोबली कई सारे फैक्टर्स हैं जिसका इंपैक्ट भी भारतीय बाजारों पर होगा, ये बताने के लिए अब हमारे साथ डिम्पी जुड़ चुके हैं। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। और सबसे पहले तो ग्लोबल मार्केट्स में कई सारे इवेंट्स हैं जिसका इंपैक्ट भारतीय बाजारों पर कल से नजर आ सकता है। इस बैकड्रॉप में किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए? आशीषा, गुड मॉर्निंग। देखिए, बात सच है कि आप जो कह रहे हैं कि जो ग्लोबल इवेंट्स है और अब हम भी बजट से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, ये भी हमारे लिए एक अच्छा इवेंट है। बट द थिंग इज डेट कि मार्केट के पास अभी भी अपनी प्रॉब्लम्स है जिससे वो जूझ रहा है। मार्केट्स को दो चीजें चाहिए होती हैं। फर्स्ट, उसको एक तो पार्टिसिपेशन चाहिए एफआई का, जो कि इस समय काफी हद तक एब्सेंट है। दूसरा, मार्केट को चाहिए कि थोड़ा बहुत पुल बैक मिल जाए, एक लेवल्स के ऊपर आ जाए। 200 दिनों की एवरेज है 23,700-800 की रेंज और बैंक निफ्टी के लिए है 50,700 की रेंज। जब तक इन दोनों लेवल्स को हम नहीं पा लेते तो मार्केट के अंदर कोई मेजर मूवमेंट मार्केट के अंदर नहीं आएगा। फिलहाल मार्केट इस दोनों मेजर मूवमेंट्स के लिए रुका हुआ है। दूसरा पॉइंट, जैसे आज डोनाल्ड ट्रंप शपथ करेंगे तो आज भी कोई अनाउंसमेंट नहीं करेंगे तो आपको अगले 10 दिन के लिए वॉलेटिलिटी झेलनी पड़ेगी। 15.5 से 16 तक का जो वॉलेटाइल सेशन चल रहा है अभी विक्स के हिसाब से, वो रिमेन्स द सेम है, उसमें कोई मेजर चेंजेस नहीं आएगा। तो आपको भी कुछ नहीं करना। जो पुराना स्टांस है आपके साथ तो कई बार डिस्कस हो चुका है, एकुमुलेशन का स्टांस है। धीरे धीरे करके एकत्र करते रहिए। जैसे जैसे ट्रिगर्स अनफोल्ड होते रहेंगे, मार्केट अपने आप को चेक एंड बैलेंस करके आपको बताता रहेगा। तो फिलहाल आप अपनी तरफ से कोई पूर्व आग्रह, यानी कि अपनी तरफ से कोई कैलकुलेशंस ना करें, क्योंकि ओवरऑल मार्केट के अंदर फंड्स का फ्लो होना बहुत जरूरी है। सारी बातें ठीक है, लेकिन फंड्स का फ्लो होना बहुत जरूरी है। तो फंड्स का फ्लो तभी हो पाएगा जब फंड्स आ पाएंगे। तो फिलहाल अभी आपको रेंज में रहना है, स्टिल इन द रेंज है। ऑप्शन ट्रेडर्स को थोड़ा सावधान रहना चाहिए, उसको थोड़ा देख के काम करें, ज्यादा बड़ी पोजीशंस ना ले और मौका देख के ही चौका मारे। ट्रेडर्स को कॉशियस रहने की सलाह, ये नजरिया। लेकिन डिम्पी, इसके अलावा कुछ इंडिविजुअल सेक्टर्स की बात करें तो याद रखें पिछले हफ्ते आईटी इंडेक्स में भारी कमजोरी दिखी थी। एचसीएल टेक जैसे कंपनियों के नतीजे आए जिसके चलते कमजोरी रही, लेकिन आज विप्रो के नतीजे पॉजिटिव। आईटी इंडेक्स पर आपकी क्या राय होगी? आशीषा, देखिए, आईटी ने मैं बोलूंगा कि नंबर्स अच्छे दिए बट मार्केट्स के अनुरूप नहीं दिए।
मार्केट्स को बम्पर नंबर्स की रिक्वायरमेंट है। ऐसा नहीं था कि इन्फोसिस के नंबर्स के अंदर कोई ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम थी, वो तो डॉलर रेवेन्यू की प्रॉब्लम है और वो उसने खुद नहीं क्रिएट किया, वो तो इकोनॉमी द्वारा क्रिएटेड की हुई या प्रॉब्लम है, जो कि डॉलर रुपी इक्वेशन है। कोई कॉन्स्टेंट करेंसी में उसका डिक्लाइन दिखा। टीसीएस के नंबर्स आपको पता है शानदार आए थे। एलटीआई माइंड्री स्लाइटली मिस था, विप्रो स्लाइटली पॉजिटिव था। तो हम आईटी से ओवरऑल जब पिक्चर लेके चले थे स्टार्टिंग ऑफ दिस क्वार्टर सीरीज, हम ये मान के चले थे कि आईटी के नंबर बहुत अच्छे नहीं आएंगे। बट मैं बोलूंगा कि आईटी ने उतना निराश नहीं किया। और ध्यान रखा जाए आशीषा, आईटी सेकंड लार्जेस्ट वेटेज रखता है आफ्टर, इनफैक्ट फर्स्ट लार्जेस्ट वेटेज रखता है बैंक निफ्टी से भी पहले, यानी कि बैंकिंग काउंटर से पहले। तो इसका दायित्व, इसकी जिम्मेवारी भी ज्यादा बन जाती है। आई होप सो कि विप्रो के नंबर्स ने चेक एंड बैलेंस किया है। एक कड़ी चल रही थी जो दो नेगेटिव नंबर्स को मार्केट ने फ्लोट किया था, उसको थोड़ा पॉजिटिव कन्वर्ट करेगा। और एट द वेरी लास्ट मेरे को लगता है पोस्ट नंबर आईटी के अंदर 100% पोजीशनिंग होगी। तो इसलिए आईटी के अंदर भी आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी जैसा स्टांस ही रखना चाहिए। अच्छे शेयर्स को फाइंड आउट करके उसकी पोजीशनिंग बना के रखो। एंड आई होप सो कि जब पूरा बाजार चलेगा तो आईटी को इग्नोर करके नहीं चलेगा और आईटी की पार्टिसिपेशन 100% होगी। इस बार प्री नंबर ना होके पोस्ट नंबर पार्टिसिपेशन हमको अच्छी देखने को पक्का मिलेगी। बिल्कुल, तो ये